अगली भाषा आती है हमारी इंग्लिश। हम सीटेट का क्वेश्चन करने जा रहे हैं जिसमें सीटेट का इंग्लिश लैंग्वेज पार्ट पूरा करेंगे। प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन है हमारे पास, वो कुल मिलाकर के 30 क्वेश्चन होते हैं, 30 अंक के, एक एक अंक के सभी क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है द मीनिंग ऑफ ईडियम्स टू पुट आउट इज, यानी एक ईडियम दिया गया है, एक मुहावरा दिया गया है। इसमें टू पुट आउट का अर्थ क्या होता है? टू एक्सटिंग्विश, टू वेट, टू पोस्टपोन, टू गो आउट। तो पुट आउट का अर्थ होता है बुझाना, बुझाना। तो इसमें पहला विकल्प है टू एक्सटिंग्विश, ये सही विकल्प है क्योंकि एक्सटिंग्विश का अर्थ भी होता है बुझाना। टू वेट का अर्थ क्या होता है? टू वेट का अर्थ होता है प्रतीक्षा करना। टू पोस्टपोन का अर्थ होता है स्थगित करना। टू गो आउट का अर्थ होता है बुझ जाना या बाहर जाना। अगला है द सेंटेंस दिस इज द हाउस इन विच आई वॉज बॉर्न। इसमें आई छूट गया है, तो दिस इज द हाउस इन विच आई वॉज बॉर्न इज, ये किस प्रकार का सेंटेंस है? यह वही घर है जिसमें मेरा जन्म हुआ था। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस, सिंपल सेंटेंस या कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। दिस इज द हाउस इन विच कंजक्शन है, तो ये जोड़ता है दो सेंटेंस को। यह एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है क्योंकि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस वह सेंटेंस होता है जिसमें कम से कम दो क्लास होते हैं। इनमें दो क्लास में एक क्लास स्वतंत्र और दूसरा उस पर आश्रित होता है। यह वही घर है, ये तो पूरा एक वाक्य बनता है, लेकिन आई वॉज बॉर्न ये कहीं ना कहीं असंतोष पैदा करता है कि तो स्वतंत्र और दूसरा उसके ऊपर आश्रित होता है। स्वतंत्र क्लास में अनुपस्थिति में आश्रित क्लास का कोई स्पष्ट अर्थ नहीं निकलता। आश्रित क्लास के लिए विच, वेन, वाइल, दैट, बिफोर, सिंस, आफ्टर और आदि से प्रारंभ हुआ, जो कि आश्रित उपवाक्य है। अतः सही विकल्प ए है, ए विकल्प कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। अगला है फिल इन द ब्लैंक्स द ऑब्जेक्शन वाज मेड आउट ब्लैंक द लायर, कि ऑब्जेक्शन किया गया किसके द्वारा? लॉयर के द्वारा, वकील के द्वारा। इसमें प्रीपोजिशन भरना है, बाय होगा या टू होगा, विथ होगा या फ्रॉम होगा। तो हम पूरा पढ़ लेते हैं। द ऑब्जेक्शन वाज मेड आउट बाय द लॉयर, द ऑब्जेक्शन वाज मेड आउट टू द लायर, द ऑब्जेक्शन वाज मेड आउट विद द लायर, द ऑब्जेक्शन वाज मेड आउट फ्रॉम द लॉयर। इसमें द ऑब्जेक्शन वाज मेड आउट विथ द लॉयर नहीं होगा। द ऑब्जेक्शन वाज मेड आउट फ्रॉम द लायर हो सकता है। द ऑब्जेक्शन वाज मेड आउट बाय द लायर हो सकता है, लेकिन द ऑब्जेक्शन वाज मेड आउट टू द लॉयर ये नहीं होगा। तो इसके लिए द ऑब्जेक्शन वाज मेड आउट फ्रॉम द लॉयर नहीं होता है, बाय द लॉयर होता है। तो ऑप्शन नंबर ए, बाय द लॉयर। अगला है अगला भी फिल इन द ब्लैंक्स है। ऑफ प्लेइंग द चिल्ड्रन वेंट होम। अब पढ़ते हैं पूरा कि खेलने के बाद द चिल्ड्रन वेंट होम, बच्चे घर गए। हैविंग टायर्ड ऑफ प्लेइंग, खेल के थक जाने के बाद द चिल्ड्रन वेंट होम, बच्चे घर गए। ऑन टायरिंग ऑफ प्लेइंग चिल्ड्रन वेंट होम, थकने के बाद, खेल के थकने के बाद बच्चे घर गए। बीइंग टायर्ड ऑफ प्लेइंग वाइल टायरिंग ऑफ प्लेइंग, वाइल टायरिंग ऑफ प्लेइंग नहीं होगा। बीइंग टायर्ड ऑफ प्लेइंग नहीं होगा। ऑन टायरिंग ऑफ प्लेइंग नहीं होगा, लेकिन सॉरी, इसमें ये
हैविंग टायर्ड ऑफ प्लेइंग नहीं होता है, बीइंग टायर्ड ऑफ प्लेइंग। तो ऑप्शन सही होगा सी ऑप्शन, बीइंग टायर्ड। खेल के थकने के बाद द चिल्ड्रन वेंट होम, बच्चे घर गए। अगला क्वेश्चन, ज्वाइन द फॉलोइंग सेंटेंस टू मेक अ सिंपल सेंटेंस। दो सेंटेंस दिए गए हैं, उनको आपस में जोड़ना है ताकि एक साधारण वाक्य बन सके, सिंपल सेंटेंस बन सके। द कॉफी इज नॉट टू स्ट्रॉन्ग, आई वॉन्ट कीप अवेक। कहने का मतलब अर्थ है कि कॉफ़ी इतनी गर्म नहीं थी जो मुझे जगा पाए। आई वॉन्ट कीप अवेक, मतलब कॉफ़ी को पीने के बाद मैं, उतनी कॉफ़ी कड़क नहीं थी, गर्म नहीं थी कि मैं जग सकूं। इन दोनों वाक्यों को आपस में जोड़ना है। तो ऑप्शन क्या है, द कॉफ़ी इजंट टू स्ट्रॉन्ग सो इट वॉन्ट कीप अस अवेक। कीप अस कहाँ से आ गया, अच्छा कीप अस है, ये कट गया है इसमें, कीप अस अवेक। द कॉफ़ी इजंट टू स्ट्रॉन्ग एंड विल नॉट कीप अस अवेक। द कॉफ़ी इजंट टू स्ट्रॉन्ग टू कीप अस अवेक। द कॉफ़ी इजंट टू स्ट्रॉन्ग सो एज टू कीप अस अवेक। हमारा सही आंसर जो होगा इसके लिए, सही ऑप्शन वो होगा द कॉफ़ी इजंट टू स्ट्रॉन्ग टू कीप अस अवेक, ऑप्शन नंबर सी। व्हाट काइंड ऑफ एडजेक्टिव्स आर यूज इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। किस प्रकार के विशेषण का प्रयोग किया जाएगा इस वाक्य में। अलाइव एस इज बेटर देन अ डेड लायन, यानी एक जीवित गधा अच्छा है मरे हुए शेर के। मरे हुए शेर के बजाय एक जीवित गधा अच्छा है। अलाइव एस इज बेटर देन अ डेड लायन। ये किस प्रकार का एडजेक्टिव इसमें यूज किया गया है, बेटर देन। बेटर देन एडजेक्टिव यूज किया गया है, तो ये एक क्वालिटी को बताता है, ना कि क्वांटिटी को, ना इनडेफिनिट को, ना डिस्क्रिप्टिव को। ये क्वालिटी बताता है कि लाइव एस इज बेटर देन अ डेड लायन। बेटर देन क्वालिटी को ही इंडिकेट करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज बीन मिस स्पेल्ड, इसमें जो गलत है ऑप्शन, जिसका स्पेलिंग गलत है उसको हटाना, चूज करना है। गवर्नेंस, एम्बिगुअस, डिसाइडियस, इंट्रेंस। एम्बिगुअस का अर्थ होता है अस्पष्ट, अस्पष्ट मतलब पता होना चाहिए। डिसिडियस का अर्थ होता है पर्णपाती, जो पत्ते गिराते हों ऐसे पेड़। एंट्रेंस का मतलब होता है दाखिला, एंट्रेंस टेस्ट होता है। और गवर्नेंस का अर्थ होता है शासन, गवर्नेंस का अर्थ होता है शासन। इसमें मिस स्पेल्ट जो है वो है ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि GOVERE होता है, NE के जगह पे NANCE, गवर्नेंस होता है। GOVERNANCE, यहाँ पे ई था, उसके जगह पे ई होना चाहिए। अगला, टिक आउट द करेक्ट सिनोनिम ऑफ द वर्ड। समानार्थी शब्द बताना है। अटेंचुएट का डिवाइड, फोर्स, रिपेंट, मेक थिन। एटेनुएट, एटेनुएट का अर्थ होता है कमजोर करना। अटेनुएट का अर्थ होता है कमजोर करना। तो विकल्प देख लेते हैं, डिवाइड, फोर्स, रिपेंट, मेक थिन। मेक थिन का मतलब होता है कमजोर करना, ऑप्शन नंबर डी। इसके अलावा डिवाइड मतलब होता है बांटना, फोर्स मतलब होता है मजबूर करना, और रिपेंट का मतलब होता है पछताना। रिपेंट का अर्थ होता है पछताना, फोर्स का मतलब होता है मजबूर करना, जबरदस्ती करना। अटेनुएट का अर्थ होता है मेक थिन। अगला, पिक द सेंटेंस विद द करेक्ट कंजक्शन।
No sooner, no sooner had we reached the station when the train left. No sooner had we reached the station than the train left. No sooner had we reached the station but the train left. No sooner had he reached the station and the train left. तो नो सूनर के साथ देन आता है, तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा कि नो सूनर हैड ही वी रीच द स्टेशन देन द ट्रेन लेफ्ट। पिक आउट द सुटेबल एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। इसमें विपरीतार्थक शब्द बताना है, विपरीत बताना है कि कौन सा होगा। जुडिशियस का सिली, सगेसियस, इम्प्रूडेंट, केयरफुल। केयरफुल तो जुडिशियस का मतलब होता है विवेकपूर्ण। जुडिशियस का मतलब होता है विवेकपूर्ण। विवेकपूर्ण और विवेकपूर्ण का उल्टा होता है अविवेकी। तो सिली का अर्थ होता है नासमझ, सैगेसियस का अर्थ होता है निपुण, केयरफुल का होता है सतर्क और इम्प्रूडेंट का मतलब होता है अविवेकी। तो ऑप्शन नंबर सी सही है। इम्प्रूडेंट मतलब होता है अविवेकी। अगला है पैसेज है एक। रीड द पैसेज बिलो एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो 71 to 78 बाय सेलेक्टिंग द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन। यानी 71 से 78 तक के सवाल हैं, पैसेज को पढ़ना है और पैसेज के क्वेश्चन करने हैं। द चिल्ड्रेन ऑफ MG विद्यालय हैड अ वंडरफुल टाइम यस्टरडे। दे वर captivated by the speed, agility, and showmanship of magician Kim Rathod. The children watched him spellbound of 2 hours. All that broke the silence was a gasp of astonishment at the sound of spontaneous applause, appreciating a trick. Out of his magic wand came flowers, ribbons, and garlands of every possible color and seemingly unending length. It came in such quick succession that everyone was left gasping. Once or two young children came up to examine the thin stick, wondering how it could hold so much. They were really frustrated, as if that was not a magical enough. He made a rabbit pop out of an empty wooden box. I went hopping around the stage. I was soon put back into the box, and second later, he pulled out a rat, soft white and squeaking. The little ones seemed a little frightened by this, while the others clapped and cheered loudly. This was grand finale. The children did not want it to end. They shouted encore once more, but Kim gave them a bright smile and vanished from the scene. The children were left searching here and there for him. Then they walked out excitedly, recounting what they had seen and how wonderful it was. One of the boys, Ravi, declared loudly, "It was the best magic show of the century." पूरी कहानी एक मैजिशियन के बारे में है जो स्कूल में आया हुआ है और बच्चों को मैजिक दिखा रहा है। उसका नाम है किम रथोड़। MG विद्यालय स्कूल का नाम है। इसमें बताता है लेखक जिसने लिखा है कि कल जब हम बच्चों चिल्ड्रन ऑफ MG विद्यालय गए तो वहाँ पे अच्छा समय बिताया। दे वर कैप्टिवेटेड बाय द स्पीड, एजिलिटी एंड शोमैनशिप ऑफ मैजिशियन। एक जादूगर था जिसने बहुत सारे करामात किए, हाथों के ट्रिक अपनाए। किम रथोड़ नाम था। चिल्ड्रन वॉच्ड हिम स्पेल बाउंड ऑफ 2 आवर्स। बच्चे एक टकटकी लगा करके 2 घंटे तक लगातार उसके जादूगरी को देखते रहे। ऑल दैट broke the silence was a gasp of astonishment and the sound of spontaneous applause appreciating a trick. उसके हर एक जादू को और हर एक ट्रिक को सभी लोगों ने बहुत प्रशंसा की। आउट ऑफ हिज मैजिक wand came flowers, ribbons and garlands of every possible color and seemingly unending length. जैसा कि फिल्मों में भी दिखाया जाता है
कि उसके हाथ से कभी फूल निकल आते थे, कभी बड़े बड़े रिबन्स निकल आते थे, एंड गार्लैंड्स ऑफ एवरी सच पॉसिबल कलर, और बहुत सारी मालाएं निकल आती थी हर एक कलर की, और जिनकी लेंथ जो थी वो अनएंडिंग थी, जो अनस्टॉपेबल थी। इट केम वन और टू यंग चिल्ड्रन केम अप टू द एग्जामिन द थीन स्टिक वॉन्डरिंग, सेम जैसे कि दो बच्चों को उसने बुलाया और कहा कि देखते रहो और पता करो कि कैसे हो रहा है। दे वर रियली फ्रस्ट्रेटेड, वो बहुत ही दुखी हुए देख करके, उनको समझ में नहीं आ रहा था कि, और वो भौचक्के देखते रहे। एज दैट वॉज नॉट मैजिकल एनफ, ही मेड अ रैबिट पॉप आउट ऑफ एन एम्प्टी वुडन बॉक्स। जब उसने एक खाली बक्स, लकड़ी के बक्से से एक रैबिट को निकाल दिया, एक खरगोश को निकाल दिया। इट वेंट हॉपिंग अराउंड द स्टेज, जो कि स्टेज के चारों तरफ कूदने लगा। इट वॉज सून पुट बैक इन टू द बॉक्स एंड सेकेंड लेटर, उसने तुरंत ही उसको बॉक्स में डाल दिया, और कुछ देर बाद ही he pulled out a red soft white and squeaking, और उसके बाद से वही खरगोश की जगह पे उसने एक चूहे को निकाल दिया जो सॉफ्ट था, व्हाइट कलर था, जो स्क्वीक कर रहा था। द लिटिल वन सीम्ड अ लिटिल फ्राइटेंड बॉय बाय दिस, जो बच्चा छोटा था वो तो डर गया देख करके, जबकि दूसरा क्लैप कर रहा था, तालियां बजा रहा था और चीयर लाउडली, और जोर जोर से चिल्ला रहा था। दिस वॉज ग्रैंड फिनाले, द चिल्ड्रन डिड नॉट वांट इट टू एंड, बच्चे नहीं चाहते थे कि ये खत्म हो। दे शाउटेड इन कोर वंस मोर, कि एक बार और आप दिखाइए। बट किम गेव देम अ ब्राइट स्माइल एंड वनिश्ड फ्रॉम द सीन, किम ने एक अच्छी सी स्माइल दी, मुस्कुराया, और अचानक ही पर्दे से गायब हो गया। द चिल्ड्रन वेंट लेफ्ट सर्चिंग हियर एंड देयर फॉर हिम, बच्चे इधर उधर उसको ढूंढने लगे। देन दे वॉकड आउट एक्साइटली रिकाउंटिंग व्हाट दे हैड सीन एंड हाउ वंडरफुल इट वाज। उसके बाद से लोग अपने में बातें करने लगे तो उन्होंने क्या क्या देखा। वन ऑफ द बॉयज रवि डिक्लेयर्ड लाउडली, उनमें से एक बच्चा रवि नाम का, उसने जोर से कहा कि इट वॉज द बेस्ट मैजिक शो ऑफ द सेंचुरी, कि यह शताब्दी का सबसे अच्छा जादू था। आते हैं क्वेश्चंस पे। व्हाट डज इनकोर मीन, इनकोर का मतलब क्या होता है? वंस मोर, ट्राई, नेवर, नाउ। इनकोर, इनकोर का अर्थ होता है दोहराना। इनकोर वंस मोर, तो इसका अर्थ होता है वंस मोर, इनकोर, ऑप्शन नंबर ए। नेवर का मतलब कभी नहीं, ट्राई का मतलब प्रयास, नाउ का मतलब अब। अगला, व्हाट डिड किम डू इन द एंड, किम राठौड़ ने अंत में क्या किया? नेवर परफॉर्म द ट्रिक, स्माइल्ड एंड डिसअपियर्ड, परफॉर्म द एक्ट वंस अगेन, सेट डाउन, बैठ गया नीचे नहीं, परफॉर्म द एक्ट वंस अगेन, जो उसने कलाकारी दिखाई थी, जादूगरी दिखाई थी, वो पुनः दिखा रहा था नहीं। नेवर परफॉर्म द ट्रिक, उसने जादू दिखाना बंद कर दिया नहीं। स्माइल्ड एंड डिसअपियर्ड फ्रॉम द सीन, कि वो सीन से ही पर ही स्माइल करते हुए गायब हो गया, ऑप्शन नंबर बी। अगला है व्हाट डज सेंचुरी डिनोट, सेंचुरी क्या डिनोट करती है, क्या इंगित करती है? शताब्दी। शताब्दी यानी सेंचुरी होता है 100 ईयर का, 100 ईयर्स, 100 वर्षों का समाहार शताब्दी कहलाता है। अ पीरियड ऑफ 100 ईयर्स, यानी ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, अगला, व्हाट इज द मैजिशियन नेम, जादूगर का नाम क्या था? नाम था उसका किम राठौड़, ऑप्शन नंबर ए। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कैप्टिवेटेड, कैप्टिवेटेड का अर्थ क्या होता है? अरेस्टेड, ऑनर्ड, अस्टोनाइज्ड, एंगर्ड। कैप्टिवेटेड का अर्थ होता है मोहित होना, कैप्टिवेटेड का अर्थ होता है मोहित होना। तो अरेस्ट होगा नहीं, ऑनर्ड होगा नहीं, एस्टोनाइज्ड, अरेस्ट ही होता है, ऑप्शन नंबर ए। एस्टोनाइज्ड का अर्थ होता है आश्चर्यचकित होना, एंगर्ड का अर्थ होता है क्रोधित होना, तो अरेस्ट हो जाना, कैप्टिवेट हो जाना, मोहित होना। अगला, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्पॉन्टेनियस, स्पॉन्टेनियस का मतलब क्या होता है? स्पॉन्टेनियस का अर्थ होता है स्वतः, तुरंत, स्वाभाविक। तो नेवर होगा नहीं, ऑलवेज होगा नहीं,
कंटिन्यूअस होगा नहीं, हैपनिंग सडनली, अचानक हो जाना, स्पॉन्टेनियस कहलाता है। ऑप्शन नंबर सी। व्हाट इज अ वांड? वांड क्या है? वांड का शाब्दिक अर्थ होता है छड़ी, क्योंकि आमतौर पे जादूगर के हाथ में छड़ी दिखाई जाती है, टोपी पहने हुए, हैट पहने होता है, तो वांड क्या है? एक स्टिक होती है। ऑप्शन नंबर सी। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ होपिंग? होपिंग का अर्थ क्या होता है? होपिंग का अर्थ होता है कूदना, होप। तो खरगोश क्या कर रहा था? होपिंग अराउंड द स्टेज। होपिंग का अर्थ होता है जंपिंग, कूदना। ऑप्शन नंबर बी। कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस विद द करेक्ट कंजंक्शन। कंजंक्शन से सेंटेंस को जोड़ना है। ब्लैंक है, ही हैड नॉट पुट हिज बिल, हिज इलेक्ट्रिसिटी वाज कट ऑफ। उसने अपना बिल जमा नहीं किया था, हिज इलेक्ट्रिसिटी वाज कट ऑफ, इसलिए उसकी बिजली काट दी गई। Unless he had not paid his bill, his electricity was cut off. Either he had not paid his bill, his electricity was cut off. But he had not paid his bill, his electricity was cut off. As he had not paid his bill. तो इसमें सही आंसर होगा डी, ऑप्शन नंबर डी, कि जैसा कि उसने अपनी बिल पेड नहीं की थी, जमा नहीं की थी, हिज इलेक्ट्रिसिटी वाज कट ऑफ, उसकी बिजली काट दी गई। ऑप्शन नंबर डी। करेक्ट फिगर ऑफ स्पीच इन द फॉलोइंग सेंटेंस। इसमें कौन सा फिगर ऑफ स्पीच जो होगा वो सही होगा, उसको चूज करना है। सेंटेंस क्या है? डेथ लेज हिज आइसी हैंड ऑन किंग्स। डेथ लेज हिज आइसी हैंड ऑन किंग्स। ये इसमें बताना है, यह वाक्य मृत्यु को व्यक्ति के रूप में दर्शाया गया है, तो इसके लिए जो फिगर ऑफ स्पीच होगा, अलंकार जो होगा, वो होगा पर्सोनिफिकेशन। बी ऑप्शन, पर्सोनिफिकेशन। यानी कि हिंदी में इसको बोलते हैं मानवीकरण। डेथ लेज हिज आइसी हैंड ऑन किंग्स। अगला ऑप्शन, चूज द प्रॉपर सीक्वेंस टू कंप्लीट द फॉलोइंग। अलग अलग सेंटेंस के ही टुकड़े दिए गए हैं, उनको एक सीक्वेंस में प्रॉपर तरीके से जोड़ना है, जिससे कि एक प्रॉपर सेंटेंस मिल जाए। है क्या? टी गाइड सीड दैट, पी ऑप्शन है, नोवेयर इन द वर्ल्ड अ फेयरर बिल्डिंग यू विल फाइंड देन द ताज महल। टू गाइड सीड दैट, टी गाइड नहीं होगा, द गाइड सीड दैट, द गाइड सीड दैट nowhere in the world, nowhere in the world you will find, you will find, ये दूसरा, ये पहला, you will find a fairer building than the ताज महल। गाइड ने क्या कहा कि आप किसी भी विश्व के किसी भी हिस्से में चले जाइए, आप पाएंगे कि इस खूबसूरत बिल्डिंग के आगे और बिल्डिंग अच्छी नहीं है, कि फेरर बिल्डिंग देन द ताजमहल, ताजमहल के आगे कोई भी बिल्डिंग अच्छी नहीं है। प्रॉपर सीक्वेंस बनता है TRQS। ऑप्शन नंबर बी। टू गाइड, द गाइड सेड दैट nowhere in the world you will find a fairer building than the Taj Mahal। अगला, give the meaning of the following proverb, a bird in hand is worth two in a bush। ये एक कहावत है कि a bird in hand is worth two in a bush।
एक चिड़िया के लिए को हाथ में रखने के से अच्छा है कि वो झाड़ियों में रहे या कहीं और रहे। चूज द करेक्ट ऑप्शन टू कंप्लीट द सेंटेंस। ऑप्शन क्या है, उसके पहले एक सेंटेंस पढ़ लेते हैं कि आई ब्लैंक हिम सिंस वी मेट अ ईयर एगो। ऑप्शन है आई हैडंट सीन हिम सिंस वी मेट अ ईयर एगो, आई हैवंट सीन हिम सिंस वी मेट अ ईयर एगो, आई डिडंट सी हिम वी मेट अ ईयर एगो, आई नॉट सॉ हिम सिंस वी मेट अ ईयर एगो। ऑप्शन डी इसमें तो होगा नहीं, डी को काट देते हैं। आई hadn't seen him since we met a year ago। past perfect टेंस होगा नहीं, पास्ट परफेक्ट टेंस नहीं होगा। आई हैवंट सीन हिम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होगा। तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा कि आई हैवंट सीन हिम, मैंने उसको नहीं देखा, सिंस वी मीट अ ईयर एगो, एक साल पहले मिलने के बाद मैंने उसको नहीं देखा। अगला है फिल इन द ब्लैंक्स विद सुटेबल प्रोनाउन। इसमें प्रोनाउन भरना है। माई सन एंड माई डॉटर आर वेरी फंड ऑफ, मेरा बेटा और मेरी बेटी आर वेरी फंड ऑफ, किस चीज़ के फंड है, आर वेरी फंड ऑफ ईच अदर, हर सेल्फ हिम सेल्फ हर सेल्फ नहीं होगा, हिम सेल्फ लड़के के लिए, हर सेल्फ लड़की के लिए नहीं होगा, देम सेल्फ और ईच अदर में कौन सा होगा, तो इसमें सही होगा ईच अदर, मेरा बेटा और बेटी आपस में बहुत प्यार करते हैं, वेरी फंड ऑफ, एक दूसरे को बहुत मानते हैं। ऑप्शन नंबर बी ईच अदर होगा। अगला विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ मेटाफर। मेटाफर का एक उदाहरण कौन सा है यह बताना है। पहला है द बिटर स्वीट मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड आर अ सोर्स ऑफ ग्रेट प्लेजर। The face of the child is as soft as petals of a rose. He is a big donkey. My heart leaps up when I behold a rainbow in the sky. The bittersweet memories of childhood, बचपन की खट्टी मीठी यादें, आर अ सोर्स ऑफ ग्रेट प्लेजर, ये सभी खुशियों के स्रोत हैं। द फेस ऑफ द चाइल्ड इज अ सॉफ्ट एज द पेटल्स ऑफ अ रोज, गुलाब की पंखुड़ियों के जैसे बच्चे का मुंह मुलायम है। ही इज अ बिग डंकी, वह एक बड़ा डंकी है। ही इज अ बिग डंकी, यानी कोई इंसान है उसको वो एक बड़ा गधा कहता है। तो इसमें सही आंसर होगा सी ऑप्शन, वही मेटाफर का उदाहरण बनता है। मेटाफर में होता है कि उसके रूप को बदलना, मेटाफर। ही इज अ बिग डंकी। 86 है द स्टडी ऑफ पॉपुलेशन इज नोन एज, जनसंख्या का अध्ययन क्या कहलाता है। ऑप्शन ए है डेमोग्राफी, एस्ट्रोनॉमी, इकोलॉजी या जेनियोलॉजी। जेनियोलॉजी नहीं होता है, जेनियोलॉजी होता है स्टडी ऑफ एंसेस्टर्स हिस्ट्री, यानी वंशजों का अध्ययन जेनियोलॉजी कहलाता है। एस्ट्रोनॉमी होता है यूनिवर्स का अध्ययन, एस्ट्रोनॉमी, खगोल शास्त्री होते हैं, खगोल पिंडों का अध्ययन करते हैं, उसको एस्ट्रोनॉमी बोलते हैं। इकोलॉजी होता है पारिस्थितिकी, जो पर्यावरण का अध्ययन करते हैं, पारिस्थितिकी तंत्र इकोसिस्टम का अध्ययन करते हैं, उसको बोलते हैं इकोलॉजी। और डेमोग्राफी जो होता है वो होता है स्टडी ऑफ पॉपुलेशन। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। अगला है ट्रांसफॉर्म द फॉलोइंग इनटू अ डायरेक्ट सेंटेंस, यानी इसको डायरेक्ट सेंटेंस बदलना है। इनडायरेक्ट में दिया गया है आई आस्क्ड शीला इफ आई माइट नो हर फादर, मैंने उस शीला से पूछा कि मैं उसके पिता को जानता हूँ। दो विकल्प हैं,
दो विकल्प मिस हो चुके हैं। तो पहला है आई आस्क शीला कैन आई नो योर फादर, आई टोल्ड शीला मे आई नो योर फादर। ऑप्शन सी होगा आई सेड टू शीला, आई सेड टू शीला मे आई नो योर फादर, मे आई नो योर फादर। और ऑप्शन डी होगा आई क्वेश्चन शीला। I questioned Sheila, will I know your father? फ्रेंड्स, इसमें इनडायरेक्ट सेंटेंस बनाना है कि मैंने शीला से पूछा कि क्या मैं तुम्हारे पिता को जानता हूँ। डायरेक्ट सेंटेंस बनाना है, तो इसका सही आंसर होगा डायरेक्ट सेंटेंस बनाते समय आस्क्ड को सेड टू में बदलते हैं, तो सेड टू इसी में दिया है और किसी ऑप्शन में दिया नहीं है। ओके, सेड टू। और क्या करते हैं, इफ़ को हटा करके इन्वर्टेड कॉमा का प्रयोग करते हैं, इफ़ के जगह पे इन्वर्टेड कॉमा का प्रयोग करते हैं। सबने किया, दोनों विकल्पों में हुआ है, लेकिन सेड टू, आस्क के जगह पे सेड टू, तो सही विकल्प होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला है द इडियम टू रिंग वंस ओन बेल मीन्स, एक मुहावरा है, उसका मतलब क्या है, टू रिंग वंस ओन बेल, अपनी घंटी स्वयं बजाना। टू कमिट अ थेफ्ट, टू बी वन पब्लिसिटी एजेंट, टू थिंक प्रॉपरली, टू इंडल्ज इन सेल्फ प्रेज। तो मतलब क्या हुआ, अपना ढिंढोरा पीटना, इसी को बोलते हैं टू रिंग वंस ओन बेल। ऑप्शन नंबर डी, टू इंडल्ज इन अ सेल्फ प्रेज, अपनी बड़ाई स्वयं, अपने मुंह मिट्ठू बनना, अपना प्रचार खुद करना, ये इसके सही आंसर हो सकते हैं। हु आर द अर्लीस्ट नोन इनहेबिटेंट्स ऑफ अंटार्कटिका, जो अंटार्कटिका में रहते थे। हु आर द अर्लीस्ट नोन इनहेबिटेंट्स ऑफ अंटार्कटिका, ये क्वेश्चन जो है विवादित रहा, इसके लिए आयोग ने सबको समान नंबर दिए, इक्वल नंबर्स दिए, क्योंकि कि अंटार्कटिका पे आज तक किसी ने निवास ही नहीं किया, न डायनासोर्स ने, न इंडियन साइंटिस्ट ने, अमेरिकन साइंटिस्ट ने, ना इट हैज़ ऑलवेज बीन अ डिजर्ट। ये हो सकता है कि इट हैज़ बीन ऑलवेज बीन अ डिजर्ट, ये शुरू से ही मरुस्थल रहा, कोल्ड डिजर्ट है, तो ऑप्शन डी सही हो सकता है। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज एन एडवर्ब, इसमें क्रिया विशेषण कौन सा है ये बताना है। मीक, फेस, अपीस, फरी। और समझ लेते हैं, मीक का मतलब होता है विनम्र, मीक का अर्थ होता है विनम्र। फेस का अर्थ, ये तो नाउन है। अपीस का मतलब होता है शीघ्रता से, अपीस शीघ्रता से। पेस, पेस मेकर होता है एक। फरी का अर्थ होता है, फरी भी नाउन है, फेस भी नाउन है, तो अपीस करेक्ट एडवर्ब है। ये होते हैं इंग्लिश के पूरे क्वेश्चंस। बहुत बहुत धन्यवाद पूरा देखने के लिए।